वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री विद्यापीठ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं और उसको बैलेंस किया कैसे जाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी गई है तो आप कैसे पहचानोगे कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? देखो, ये फर्स्ट मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है। ये क्या है? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है बेटा? NaCl, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये एक हमारा केमिकल रिएक्शन है जो हो रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो रहा है? केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? प्रोसेस इन विच सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो ये एक हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि NaOH और HCl आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं और क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है और हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। और वो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे क्या है? NaCl और वाटर। ओके, अब देखो, ये जो सब्सटेंस होता है जो रिएक्ट कर रहे हैं, NaOH और HCl, जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं केमिकली, इनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट्स क्या है? The substances that undergo chemical change in the reaction are called reactant। अब ये जो रिएक्टेंट है बेटा, ये एक भी हो सकते हैं, दो भी। इस एग्जाम्पल में दो रिएक्टेंट हैं। क्या क्या? NaOH और HCl। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं जिनमें खाली एक रिएक्टेंट होता है। ओके, अब ये जो रिएक्टेंट हैं जब आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। उस न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट है, इनमें क्या होता है? केमिकल चेंजेस होते हैं और उन केमिकल चेंजेस से क्या फॉर्म होता है? हमारा प्रोडक्ट। ओके, तो अब पहले हम ये देखते हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है, ये हमने पढ़ा है। वेयर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। मतलब ये एक ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसमें आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों में ही नंबर ऑफ एटम्स जो है हर एलिमेंट के सेम है। मतलब ये आपका क्या है बेटा? ये आपका रिएक्टेंट है एंड ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स आपके सोडियम के जितने रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन के जितने एटम आपके रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। ऐसे ही जितने हाइड्रोजन के एटम आपके रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर ये एटम्स दोनों साइड में इक्वल हैं हर एलिमेंट के, तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। ओके, तो चलो पहले हम इसे देखते हैं, क्या ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? ये क्या है? आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है बेटा? आपके प्रोडक्ट्स हैं। ओके, एटम्स, एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे? सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, सेम आपके एलिमेंट्स प्रोडक्ट में भी होंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपका खाली रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। ठीक है, एलिमेंट्स आपके सेम रहेंगे। देखो, सोडियम कितना है आपका रिएक्टेंट में? ये है आपका सोडियम। ब्रैकेट के बाहर यहाँ कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब सोडियम की सबस्क्रिप्ट क्या है? 1। तो सोडियम के कितने एटम हुए? 1। ऐसे ही NaCl में देखो, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है सबस्क्रिप्ट में, तो सोडियम प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन देखो, रिएक्टेंट में कितना है? 1 है और प्रोडक्ट में देखो कितना है यहाँ पे? H2O। O के बाद में यहाँ सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है। अब हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन तो ये है और एक हाइड्रोजन ये है। ठीक है ना? तो टोटल कितने हाइड्रोजन हुए? 2 हाइड्रोजन एटम्स हुए। और प्रोडक्ट में देखो H2O, H के साथ में सबस्क्रिप्ट में क्या है? 2। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। जब भी बेटा आपको
कोई भी एलिमेंट के एटम देखने हैं तो आपको पूरा रिएक्शन देखनी है, ठीक है ना। रिएक्टेंट साइड में जो जो भी आपके कंपाउंड्स लिखे हैं आप उन सबको देखोगे। अब देखो क्लोरीन कितना है, क्लोरीन आपका खाली HCl, Cl यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में कुछ नहीं है, मतलब एक एटम है, और यहाँ पे भी Cl का एक एटम है। अब आप चेक करो, रिएक्टेंट में सोडियम 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन 2 2, क्लोरीन 1 1। इसका मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी सेम है। तो ये क्या हुई हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अब आपको समझ आया। अगर आपको एग्जाम में कभी भी ये पूछा जाता है कि क्या ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ एटम्स करोगे चेक हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। अगर वो इक्वल है तो मतलब ये हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बट बेटा जरूरी नहीं है आपकी सारी जो इक्वेशंस हैं वो क्या हो, बैलेंस्ड हो। ये अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, अब इसे चेक करो क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। देखो आयरन, आयरन कितना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब आयरन का एक एटम है, ठीक है। और प्रोडक्ट में आयरन के कितने एटम है, Fe3 3 एटम है। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में कितने एटम है, H2 2 एटम है। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1। और प्रोडक्ट में O4 है ना, सब्स्टिट्यूट में 4 लिखा है, मतलब 4। तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या चीज दिख रही है, यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो अलग हैं। आयरन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, ये भी अनइक्वल है। और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में आपका 4 है, ये भी अनइक्वल है। मतलब ये क्या है, एक हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, यहां तक समझ आया कि आपको अगर कोई भी रिएक्शन दी जाती है तो आप उसे कैसे चेक करोगे कि ये बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है, आप नंबर ऑफ एटम्स देखोगे हर एलिमेंट के रिएक्शन में, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड। अगर वो इक्वल हैं तो वो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर वो अनइक्वल हैं तो उसे हम तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना होता है, क्यों हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बिना बैलेंस किए नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखो केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनको बैलेंस किया जाता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें ना तो आपका मास कम होगा ना ज्यादा होगा, मतलब रिएक्टेंट जो हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट जो हैं, यही होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स जो है उनमें केमिकल चेंज होता है और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। खाली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, बट हमारा जो मास है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास जो है बेटा वो इक्वल होगा। इन टर्म्स ऑफ एटम्स आप क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जितने आपके आयरन रिएक्टेंट में है उतने ही आयरन के एटम आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन के एटम आपके रिएक्टेंट में है उतने ही हाइड्रोजन के एटम्स आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। मतलब द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब आपको ये क्लियर हुआ कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। हम केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं in order to satisfy law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। इसलिए हमें एक केमिकल इक्वेशन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, ताकि जितने भी आपके एटम्स किसी एलिमेंट के रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम्स जो हैं आपके उस एलिमेंट के प्रोडक्ट में हो। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ये आता है, नेम द लॉ टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये तो आप लिख लोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन। अब देखो अभी मैंने आपको बताया स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड, है ना। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना होता है, in order to satisfy the law of conservation of mass, which states mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Therefore, the number of atoms of each element remains same before and after a chemical reaction. इसलिए हमें किसी भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, उसको हम बैलेंस क्यों करते हैं। अब हम सीखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया कैसे जाता है। वही इक्वेशन है जो अभी हमने चेक की थी, आयरन प्लस वाटर हमें क्या मिल रहा है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में ये आपका रिएक्टेंट साइड है, यहाँ प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके नंबर ऑफ एटम नोट डाउन करोगे। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप बैलेंस करोगे तो सबसे पहले आप मेटल्स को बैलेंस करोगे। मेटल्स जैसे आयरन है, सोडियम है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, ये सब आते हैं तो आप पहले इनको बैलेंस करोगे। फिर नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हैलोजन्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन को। हैलोजेंस कौन से होते हैं बेटा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे और देन हाइड्रोजन को। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है ना, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो। आपको जो पहले बैलेंस करना इजी लगे आप उसको पहले बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स करो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमने एक टेबल बना ली, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। सबसे पहले हमें मेटल्स को बैलेंस करना होता है तो पहले हम मेटल ही लिखेंगे। मेटल कौन सा है बेटा, आयरन, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो चलो हाइड्रोजन, लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन। अभी हमने ऐसे लिख लिया इसको, पहले हम हाइड्रोजन बैलेंस करके देखते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स देखो, आयरन के कितने हैं यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा, आयरन है हमारा 1, प्रोडक्ट में कितना है आयरन 3, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में कितना है 2H2, है ना। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में कितना है O4, सबस्क्रिप्ट में 4 लिखा है ना, O4। फर्स्ट स्टेप कर लिया अब आपने, सबसे पहले टेबल बना ली। अब क्या करते हैं बेटा हम, अब हम करते हैं बैलेंसिंग। सबसे पहले हमें आयरन बैलेंस करना है, ओके। आयरन बैलेंस करने के लिए देखो रिएक्टेंट में कितना आयरन है आपका 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, तो हमें इस 1 को क्या बनाना है 3। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये 3 बन जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन गया। अब हमें यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करना है, हमें टेबल में देखना है। टेबल में देखो आयरन कहाँ है, टेबल में आयरन यहाँ है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 लगा देंगे। 3 कहाँ लगाओगे आप, 3 आप यहाँ लगाओगे। आप इसको Fe3 ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको 3 जो है हमेशा पूरे कंपाउंड से पहले ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपने 3 लगा दिया आयरन से पहले। अब आपका क्या बन गया, आयरन 3 बैलेंस हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आयरन 3 रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी है। नेक्स्ट चेक करो, हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन कहाँ पे आपका इक्वेशन में, यहाँ पे। अब आप यहाँ पे कहाँ लगाओगे 4, यहाँ पे भी आप सबसे पहले इधर ही 4 लगाओगे। क्या करोगे, इस पूरे कंपाउंड से पहले 4। जैसे H2O है ना, तो आप इसको H2O4 नहीं लिखोगे, आप इसको क्या लिखोगे 2H2O, ओके। ये गलत है, ठीक है। जब आपने इस H2O से पहले 4 लगाया तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, ये भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये जो 4 है ये आपका हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो गया और ये ऑक्सीजन से भी। तो हमने इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया है, 1 into 4 4 कर दिया है। बट देखो ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये भी तो कितना हो गया, 4 2 8 हो गया ना। अब ये जो आपका हाइड्रोजन है ये भी तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया ना, समझ आया। हमने जब 4 यहाँ पे लगाया, हमने 4 इस पूरे वाटर से पहले लगाया। H2O है, हमने इससे पहले 4 लगाया, तो ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये जो है आपका हाइड्रोजन, ये भी कितना हो गया, 4 2 8 हो गया।
और आपका ऑक्सीजन भी कितना हो गया 1 इंटू 4 4 हो गया। एक और चीज ध्यान रखनी है, हर मल्टीप्लीकेशन के बाद में आपको स्टार्टिंग से चेक करना है। देखो आयरन आपका बैलेंस है, हाइड्रोजन देखो 8 और ये 2, तो हमें इस वाले हाइड्रोजन को चेंज करना पड़ेगा। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 8, प्रोडक्ट में 2 है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। आप माइनस या प्लस नहीं कर सकते हो, ना आप डिवाइड कर सकते हो, खाली क्या करना है, ये कुछ नहीं करोगे, खाली आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 4 जा 8 होता है, मतलब प्रोडक्ट की साइड में हाइड्रोजन जहां पे है उससे पहले हम क्या लगा देंगे 4, तो 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ पे और कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो हमें और किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या हो गया 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। अब वापस से चेक करो, आयरन कितना है 3 3, हाइड्रोजन कितना है 8 8 और ऑक्सीजन कितना है 4 4। तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी क्या आई 3Fe प्लस 4H2O से Fe3O4 प्लस 4H2, ये क्या आई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्लियर हुई। अब नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। देखो यहाँ पे आपका कोई मेटल नहीं प्रेजेंट है, तो नॉन मेटल में आपका कार्बन है ना, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, हम किसको लिखेंगे यहाँ पे टेबल में, कार्बन। ठीक है, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आप पहले किसी को भी बैलेंस कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं आपके रिएक्टेंट में CH4, एक ही कार्बन है यहाँ पे तो 1 है। प्रोडक्ट में कार्बन कितने हैं 1 है, CO2, सी के यहाँ सब्स्टिट्यूट में कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं बेटा 4 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में देखो, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ऑक्सीजन यहाँ दो टाइप के हैं, एक तो ये है CO2 वाला और एक H2O वाला, तो हम इन दोनों को अलग लिखेंगे। क्यों अलग लिखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहता है। तो दो तरीके के हाइड्रोजन है, टोटल तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 + 1 3 है ना, बट हम इन्हें क्या लिखेंगे अलग। हमने पहले लिखा 2 किसके लिए लिखा CO2 वाले के लिए, और 1 किसके लिए लिखा H2O वाले के लिए। ये CO2 वाला है, ये H2O वाला है। अब बैलेंसिंग शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले कार्बन है, कार्बन आपका रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखो 4 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितना है बेटा 2, तो हम क्या करेंगे इसे इंटू 2 कर देंगे, तो कितना आ गया आपको इंटू 2 करने के बाद में 4। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कहाँ है रिएक्शन में, आपके पास में हाइड्रोजन आपके ये रहा, तो आप इससे पहले क्या लगा दोगे 2। क्लियर। अब जब हमने इससे पहले 2 लगाया तो आपका ये 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये तो देखो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 इंटू 2 4, दूसरा किससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो H2O वाला है ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 इंटू में 2। क्लियर हुआ। जब हमने H2O से पहले 2 लगाया तो ये जो 2 है ये H2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये ऑक्सीजन से भी, तो देखो ये 2 इंटू 2 4 होगा और ये क्या हो जाएगा 1 है ना यहाँ पे, तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 हो गया। अब वापस चेक करो, कार्बन दोनों साइड में 1 1 है, हाइड्रोजन 4 4 है और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट में आपका, और प्रोडक्ट में कितना है 2 + 2 4, कितना है टोटल 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4। रिएक्टेंट में कहाँ है ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे इससे पहले क्या लगाएंगे 2 2 इंटू 2 किया है ना, तो O2 से पहले क्या लगा दिया हमने 2। ओके, अब वापस से चेक करो, कार्बन कितना है 1 1, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 4 और 4, तो ये क्या हो गई आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या आई CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये आपको मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगी, आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब आप देखो बेटा ये थोड़ा सा देखने में हार्ड लग रहा है एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पे देखो, अब आपको सबको पता होगा ये जो SO4 SO4 ठीक है, CO3
OH, ये सब क्या होते हैं बेटा? हमारे पॉली एटॉमिक आयंस। तो आपकी केमिकल इक्वेशन में जब भी पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट हो और वो आपके रिएक्टेंट में भी हो और प्रोडक्ट में भी हो, तो आपको उन्हें ओपन करके बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पे सल्फेट, देखो आपका रिएक्टेंट में भी है सल्फेट और प्रोडक्ट में भी है सल्फेट, तो हम इसे ओपन करके बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको क्लियर होगा। देखो सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना है, तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले एल्यूमिनियम। दूसरा मेटल क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? बेरियम। ठीक है, उसके अलावा क्या प्रेजेंट है? देखो SO4, हम इसे ओपन करके नहीं लिखेंगे, हम पूरा लिख लेते हैं SO4। अब SO4 कितने हैं आपके? देखो SO4, इसके बाहर क्या लिखा है? 3, मतलब SO4 एज अ होल कितने हैं यूनिट प्रेजेंट है यहाँ पे? 3। तो SO4 कितना है यहाँ पे? 3 सल्फेट। आप यहाँ पे देखो इधर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखा है? आप SO4 को 4 नहीं लिखोगे, SO4 पूरा यूनिट है, इसके ब्रैकेट के बाहर आपका लिखा होना चाहिए कुछ, यहाँ नहीं प्रेजेंट है ना कुछ भी, तो आपका प्रोडक्ट में SO4 की यूनिट कितनी है? 1। क्लियर हुआ? इसके अलावा क्या प्रेजेंट है आपका? Cl रिएक्टेंट में कितना है बेटा? 2 है और प्रोडक्ट में देखो 3 है। ओके, इसको हम एक बार रब कर लेते हैं। अब देखो एल्यूमिनियम कितना है? एल्यूमिनियम Al2, सब्स्क्रिप्ट में 2 लिखा है तो एल्यूमिनियम 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 है। रिएक्टेंट में बेरियम कहाँ है? यहाँ से यहाँ सारी जगह बस खाली इधर बेरियम प्रेजेंट है, सब्स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा तो बेरियम 1 है और यहाँ पे बेरियम 1 है। अब सबसे पहले हम देखते हैं एल्यूमिनियम, देखो रिएक्टेंट में कितना है? 2 प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में कितना है? एल्यूमिनियम 1, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसका मतलब हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट में हम AlCl3 से पहले क्या लगा देंगे? 2। बट बेटा अब हमने जब AlCl3 से पहले 2 लगाया तो ये तो 2 Al से भी मल्टीप्लाई होगा, Cl से भी होगा। Al हमने कर दिया 1 into 2, अब हमें Cl को भी क्या करना पड़ेगा? 3 into 2 6, 3 into 2 में 6, 3 to 6 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? AlCl3 से पहले हमने 2 लगाया तो एल्यूमिनियम कितना हो गया? 1 into 2 और Cl भी कितना हो गया? 3 into 2 6। अब वापस चेक करो, एल्यूमिनियम 2 2 बैलेंस्ड, बेरियम 1 और 1 बैलेंस्ड। अब देखो SO4 3 है, यहाँ पे SO4 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? into 3। तो देखो सल्फेट यहाँ पे कहाँ है? यहाँ, तो हमें BaSO4, यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम 3, BaSO4 से पहले हम क्या लगाएंगे? 3। तो ये आपका 3 बेरियम से भी मल्टीप्लाई होगा और SO4 से भी, तो SO4 तो हमने कर दिया 1 into 3, बेरियम भी कितना हो जाएगा? ये 1 है ना, तो 1 into 3। ओके, बेरियम भी 3 हो गया। बेटा यहाँ घबराना नहीं है, अरे ये तो बेरियम पहले हमारा बैलेंस था बट बैलेंस हो गया। स्टेप वाइज करते जाओ, बिल्कुल इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, हमने जब यहाँ पे 3 लगाया BaSO4 से पहले, तो आपका बेरियम भी 3 हो गया, सल्फेट भी 3 हो गया। वापस चेक करो, एल्यूमिनियम 2 है, बेरियम 1 है, ये 3 हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले बेरियम को रिएक्टेंट के साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या लगाया? BaCl2 से पहले 3 लगाया, तो अब हमारा ये बेरियम से भी मल्टीप्लाई हुआ और Cl2 से भी, तो बेरियम कितना हो गया आपका? 1 into 3, 3 हो गया। बट Cl भी कितना हो गया आपका? 2 into 3, Cl भी कितना हो जाएगा? 2 into 3, 6 हो गया। समझ आया? BaCl2 से पहले जब हमने 3 लगाया तो ये बेरियम से भी मल्टीप्लाई होगा 3 और Cl से भी होगा, तो बेरियम कितना हो गया आपका? 1 into 3 और Cl कितना हो गया? 2 into 3। अब वापस चेक करो, एल्यूमिनियम 2, बेरियम 3, सल्फेट 3 और क्लोरीन 6 और 6। देखो बैलेंस हो गया। जब भी बैलेंसिंग में एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो आपको बार बार ऊपर से चेक करना शुरू करना है, मतलब आपको स्टार्टिंग से मेटल से सबको चेक करना शुरू करना है। ये नहीं है कि आपने एक बार चेक कर लिया और ये इक्वल हो गया है तो आप नीचे नीचे का करते जाओगे। आपको जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया BaSO4 को, तो एक बार मल्टीप्लाई करके मैं सीधे वापस से एल्यूमिनियम से चेक करूंगी। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे BaCl2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं वापस से एल्यूमिनियम से चेक करूंगी। आपको हर एक मल्टीप्लिकेशन के बाद में ऊपर से चेक करना होता है इक्वल है या नहीं है। ये एग्जाम्पल भी होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा।
अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे भी आपका पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है NO3, ये आपका रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी, बट OH जो है आपका ये खाली रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में नहीं है। तो NO3 को तो एज अ ग्रुप हम बैलेंस करेंगे, बट OH को एज अ ग्रुप बैलेंस हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमें मेटल को करना है, तो कैल्शियम है मेटल, कैल्शियम लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा है NO3, क्योंकि हम इसे NO3 को एज अ ग्रुप ही बैलेंस करेंगे। ओके, अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है आपका यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो कैसे पता चलेगा कितने हाइड्रोजन है? मैंने बताया जब भी दो जगह पे आपका प्रेजेंट हो तो आप उनको अलग अलग नोट करो। तो एक हाइड्रोजन तो HNO3 वाला है आपका, और ये देखो OH के ब्रैकेट के बाहर 2 है। क्या है बेटा? ये OH ब्रैकेट के बाहर 2 है, तब जब आप इसे ओपन करोगे तो ये O2H2, क्या बन गया? ये O2H2। तो आपका हाइड्रोजन दो टाइप के हुए, एक तो आपका हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये है। तो एक हाइड्रोजन ये 1 HNO3 वाला है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन किसके हैं आपके? CaOH होल ट्वाइस के, क्योंकि जब आपने ब्रैकेट खोला तो आपका O2H2 आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की साइड में आपका हाइड्रोजन बस एक ही टाइप का है, और वो हाइड्रोजन कितने हैं? H2O वाले 2 हैं, ठीक है। अब और कुछ बचा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रह गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सीजन आपको काउंट नहीं करना है, NO3 वाला काउंट नहीं करना है, क्योंकि हमने NO3 को पहले ही ले लिया है। कौन सा ऑक्सीजन काउंट करेंगे हम? खाली CaOH होल ट्वाइस वाला। तो ये कितने हैं? हम इसे जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितने ऑक्सीजन आए? 2। ओके, अब देखो प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन आपके हैं, इसको हम नीचे लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। प्रोडक्ट साइड में भी देखो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? ये NO3 वाला तो हम पहले काउंट कर चुके हैं ना, यहाँ पे खाली H2O में कितना ऑक्सीजन है? 1। अब कैल्शियम कितना है देखो, Ca ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा, तो कैल्शियम का एक एटम है। यहाँ पे भी देखो कैल्शियम के यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है ना, तो कैल्शियम का एक एटम है। NO3 देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब NO3 का भी एक यूनिट है, और यहाँ है NO3 ब्रैकेट के बाहर 2, मतलब NO3 के प्रोडक्ट में 2 यूनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एलिमेंट मिस ना करें। ओके, ये वाला जो टेबल है इसको भी बहुत ध्यान से बनाएं। अगर ये टेबल बना लिया आपने ध्यान से तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है सारा क्वेश्चन। चलो अब हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, बैलेंस्ड है। NO3 देखो रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। मतलब हम क्या करेंगे? इधर क्या लगाएंगे? 2। जब हमने 2 यहाँ लगाया तो H से भी मल्टीप्लाई हुआ और ये NO3 से भी, तो ये जो H है ये भी कितना हो गया? 1 × 2, मतलब HNO3 वाला जो H है ये भी हमारा, समझ आया? ये HNO3 वाला जो H है ये आपका कितना हो गया? 1 × 2, ये 2 हो गया। ओके, अब वापस से चेक करो, कैल्शियम 1 NO3 2, हाइड्रोजन देखो 2 + 2 4 है, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हम क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितने हैं हाइड्रोजन? 4 है ना, तो हम क्या करेंगे? 2 × 2 4 कर देंगे। अब 2 कहाँ लगाएंगे हम? H2O से पहले। जब हमने H2O से पहले 2 लगाया तो ये क्या हुआ आपका? H से भी मल्टीप्लाई होगा और O से भी, तो ये तो 2 × 2 4 हमने कर दिया है, बट ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 है ना, तो 1 × 2 हो गया ना, तो ये जो 1 है ये भी ऑक्सीजन भी आपके कितने हो गए? 2। क्लियर हुआ? जब हमने H2O से पहले 2 लगाया तो ये 2 H2 से भी मल्टीप्लाई होगा और O से भी, तो हाइड्रोजन तो हमारे हो गए 2 × 2 4 हो गए, ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 × 2 2। ठीक है, वापस से देखो, कैल्शियम 1 NO3 2 हाइड्रोजन 2 + 2 4 और ऑक्सीजन 2 तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, जब तक हम लास्ट में आते हैं ना तो हमें लास्ट वाला बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही बैलेंस हो गया।
बच्चों जब भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन आए तो आपको मेन पॉइंट क्या है, ये क्या ध्यान रखना है कि आप जब टेबल बनाएं तो उसके अंदर अगर आपके पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है तो उनको ओपन करके मत बैलेंस करो। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये टेबल बहुत अच्छे से बनाओ। अगर कोई भी एलिमेंट दो जगह प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे H यहाँ पे भी है और OH ट्वाइस भी, तो इनको अलग अलग लिखो ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन में ईजी हो। और सबसे पहले आपको मेटल बैलेंस करने हैं, देन नॉन मेटल, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप इंटरचेंज कर सकते हो। ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन केस कोई भी ऐसा क्वेरी हो जो आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो मेरे से, कोई बैलेंसिंग ऐसा हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।